न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज का दिन कई मायनों में अहम है, कई बड़ी राजनीतिक खबरें हैं और साथ ही साथ खेल की भी एक बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आई है। जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इस पर भी होगा अभी ताज़ा अपडेट कि किस तरह से टीम ने एक बड़ी जीत को अंजाम दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे राजनीतिक खबरों की भी। वक्फ कानून को लेकर संशोधन आज सदन में रखा गया, बिल पेश किया गया और उस पर एक लंबी चर्चा हुई, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने कई ऐसे बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही वक्फ कानून को लेकर इन बड़े बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी। इसका बहुत एक तरह से विस्तार से जवाब दिया है माइनॉरिटी मिनिस्टर ने। साथ ही साथ किरण रिजिजू ने यह भी कहा अपने पूरे उस एक तरह से विस्तार से उस चर्चा के दौरान, वो जो छोटी चर्चा आज हुई है बिल को पेश करने में, उसमें किरण रिजिजू ने तमाम वो तर्क रखे गए जो वक्फ कानून को कहीं ना कहीं उनके दावे को लेकर सीमित करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरह से वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को ये तमाम अधिकार है, वो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है और दावा करने के बाद उस दावे को चैलेंज करने के लिए कहीं कोई एक तरह से कोई रास्ता नहीं था। तो ट्राइब्यूनल से आगे बढ़ते हुए कई ऐसे संशोधन हैं जो इस विधेयक में लेके आए गए हैं। हालांकि जेपीसी में इस पूरे विधेयक को भेजा गया है, लेकिन विस्तार से चर्चा होगी इस संशोधन विधेयक में क्या वो ऐसे पहलू हैं जो वक्फ कानून को एक तरह से उनकी ताकतों को सीमित नहीं करते हैं। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से वक्फ बोर्ड में बढ़ाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है संशोधन विधेयक के साथ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ, फिर बढ़ेंगे इन तमाम खबरों पर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता चौथा पदक। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीता कांस्य पदक। भाला फेंक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कुश्ती में अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में किया गया पेश। विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को मिलेगा न्याय। विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बाद से लगातार पूंजीगत व्यय पर ध्यान देकर ज्यादा राशि खर्च कर रही है सरकार। कहा, वर्ष 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 18% रहा। राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा को लौटाया गया। ईएमआई की दरों में नहीं होगा कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रखा गया स्थिर। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने क्लिनिकल ट्रायल में मंजूर की गई दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में किया बदलाव। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवा सीधे भारतीय बाजार में होगी उपलब्ध। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का कोलकाता में हुआ निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर किया शोक व्यक्त। पीएम ने भट्टाचार्य को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा करने वाला राजनीतिक दिग्गज बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के दौरे पर वहां के गवर्नर जनरल और उप प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा।
वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी किया संबोधित। कहा, भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनने जा रही है अंतरिम सरकार। वहां जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए उच्चायोग के अधिकारी लगातार बनाए हुए हैं संपर्क। सरकार अल्पसंख्यकों की स्थिति सहित सभी स्थितियों पर बारीकी से रख रही है नजर। और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उसने टोक्यो गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी है। भारत की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा है। और इसी पूरी जीत से जुड़ी और तमाम खबरों के साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। जी सुचित्रा, एक बड़ी जीत भारत के लिए पेरिस से। जी बिल्कुल ऋतु, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक जीता था। हालांकि टोक्यो में जब भारत ने पदक जीता था तो 41 साल बाद हमने ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक पदक जीता था, लेकिन अब जो ये कामयाबी है 3 साल के बाद ही आ गई है। भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। आज खेले गए कांस्य पदक के मैच में भारत ने स्पेन को शिकस्त दी है और भारत की इस जीत पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को इस जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हमारी हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। ये 5 दशक से भी अधिक समय के बाद हुआ है जब भारत ने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। यह और भी खास है क्योंकि यह ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। उनकी सफलता, कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच इस खेल को और भी लोकप्रिय बनाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय हॉकी टीम को बधाई। आपके असाधारण प्रदर्शन और टीम वर्क ने भारतीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह जीत देश के लिए गर्व का क्षण है और आपके समर्पण का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। टीम ने जो असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से लगन के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस खेल को जीता है, सारा भारत उन पर गर्व कर रहा है। मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के पूर्व कोच मीर रंजन नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शानदार जीत भारतीय टीम के लिए, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतना, ये कई साल पहले देखा गया था, तो एक शानदार उपलब्धि हासिल की है इस भारतीय हॉकी टीम ने। थैंक यू सुचित्रा। पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जो पिछला ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें भी कुछ इसी तरह का माहौल बना था। अगर आपको याद हो, जर्मनी की टीम लगातार गोल पे गोल अटैक कर रही थी, पेनाल्टी कॉर्नर्स दे रही थी और ह्यूजेस वहां पर एक दीवार की तरह खड़े थे। वो लगातार गोल बचा रहे थे और जब आखिरी गोल उन्होंने बचाया और जीत के हम लोग बाहर आए, उस दिन भी हमारी आंखों में आंसू थे। और आज जिस तरीके से पूरे टीम ने एक पदक देके एक महान खिलाड़ी को अपनी विदाई दी है, पूरा देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अमित रोहिदास का वो हादसा नहीं होता, यकीन मानिए आज हमारा हिंदुस्तान जो है वो वहाँ स्वर्ण पदक के लिए खड़ा रहता। बिल्कुल। और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के बारे में क्या कहेंगे? एक कप्तान के रूप में प्रदर्शन करते दिखे। स्पेन की तरफ से पहला गोल उनके कप्तान ने किया, लेकिन हमारे कप्तान ने करारा जवाब दिया और एक आगे से बढ़कर कप्तानी करते हुए एक जीत दिलाई है भारतीय टीम को। एब्सोल्युटली, हरमनप्रीत he led from the front, he played a captain's inning बोलते हैं ना, जैसे वो खेला उसने। और जब भी हिंदुस्तान ने हरमनप्रीत की तरफ नजर उठा के देखी और आशाएं रखी, वो हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल 100% खरे उतरे। आज जिस तरीके से उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर मारे हैं सुचित्रा, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का कोई गोलकीपर उसको बचा नहीं सकता, जो उसके पावर्स थी उसके अंदर। और इसके अलावा जो उन्होंने खेल खेला, पूरे टूर्नामेंट में पीछे से जिस तरीके से उन्होंने ओवरहेड पासेस दिए, जिस तरीके से वो थ्रू पासेस दिए, इसके अलावा उनका डिफेंस, कमाल का खेल। पूरा जो देश है आज इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉकी के दिन जो है वो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, हॉकी के दिन वापस आ रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हॉकी से हर भारतीय का एक भावनात्मक जुड़ाव है। हमने सुना है भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। मेजर ध्यानचंद का ये देश है जिनके नाम पर इस देश का खेल में जो सर्वोच्च खेल सम्मान है वो भी दिया जाता है। तो ये जो भारतीय हॉकी टीम है, ये आपको लगता है कि एक बार फिर उन्हीं सुनहरे दिनों में लेकर जाएगी भारतीय हॉकी को? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बातों को सुन रहा था जब हमारी टीम जा रही थी, और वो कह रहे थे कि हॉकी के साथ में न सिर्फ उनका बल्कि पूरे देश का लगाव है, पूरे देश का लगाव है। और उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि हॉकी जो है वो कुछ अच्छा करेगी। और कहते हैं कि हॉकी हमारे नस नस में बहती है, हिंदुस्तान के नस नस में हॉकी है। यकीन मानना, ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपके पास में एक वेपन है, एक हथियार है, और उसके बाद में जब आप खेलते हैं तो आप बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए उसको जीतते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, ये हमारे संस्कार इस तरह के हमें कहते हैं। और आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया, कमाल का प्रदर्शन था। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। आज भी मैं बहुत खुश नहीं था, मैं चाह रहा था कि और ज्यादा गोल हों, लेकिन विन इज अ विन एंड वी ऑल शुड सेलिब्रेट। पूरा हिंदुस्तान जो है आज फटाके फोड़ना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हॉकी जो है वापस अपने गोल्डन जो दिन है, सुनहरे स्वर्णिम युग जो हमारा था, उसकी तरफ लौट रही है।
जी बिल्कुल नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई पूरे देश में इस जीत का शानदार जश्न मनाया जा रहा है और उपराष्ट्रपति ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है जिसमें लिखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई। वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। टीम को उनके भविष्य के सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना करता हूं। तो एक शानदार जो है समाचार आ चुका है पेरिस ओलंपिक से, और एक और बड़े मुकाबले पर नजर रहने वाली है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमन ने दमदार खेल दिखाते हुए 57 किलो भार वर्ग में अल्बानिया के जेलिम खान अबाकारोव को 12-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के बाद अब अमन पदक से सिर्फ एक जीत दूर है। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उत्तरी मैसेडोनिया के इगोरोव व्लादिमीर को 10-0 से हराया था। अमन आज रात 9:45 पर ये सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। और अब बात गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। पेरिस ओलंपिक में स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। सिर्फ मेडल ही नहीं, इस बार भी उनका टोक्यो ओलंपिक की तरह ही स्वर्ण पदक पर निशाना रहेगा। मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज अगर पेरिस में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे तो भारत ही नहीं, दुनिया के महान एथलीट्स की रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। सिर्फ एक ओलंपिक पदक किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अगर यह गोल्ड मेडल हो तो फिर सोने पर सुहागा है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सफलता ने इस खेल के प्रति देश भर के खेल प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई जेवलिन की दूरी अभी तक खेल प्रेमियों के दिलो दिमाग पर ताजा है। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर पूरे देश को नीरज से स्वर्णिम उपलब्धि की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में नीरज के प्रदर्शन के बाद पेरिस में उनका पदक तो पक्का नजर आ रहा है। नीरज पेरिस ओलंपिक में न केवल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बल्कि मौजूदा विश्व चैंपियन के रूप में भी उतरने जा रहे हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें नीरज पदक जीतने में सफल नहीं हुए हैं। हाल के समय में उन्होंने लंबी इंजरी ब्रेक के बाद वापसी की है और एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से भारत का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में नीरज ने भारत के लिए साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद से नीरज चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारत के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उनके करियर में साल 2021 में सबसे बड़ा मोड़ लिया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल वाले दूसरे एथलीट हैं। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के बाद चोपड़ा ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता। वहीं इसी साल विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। हालांकि एक साल बाद ही 2023 विश्व चैंपियनशिप में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज को चेक गणराज्य के जैकब बटलेज, जर्मनी के जूलियन वेबर, जर्मनी के ही मैक्स डेहिंग, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी टक्कर मिलेगी। नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर रहा है। उनका लक्ष्य अब भी 90 मीटर तक पहुंचना है। पेरिस ओलंपिक में वह अपना लक्ष्य पाने का प्रयास जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय समय के अनुसार 9:45 पर नजर रहेगी अमन सहरावत पर और फिर रात 12 बजे नजर रहेगी नीरज चोपड़ा पर। तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से सुचित्रा ने कहा है कि नीरज चोपड़ा पर सबकी नजर रहेगी आज रात 12 बजे तक, तो लगता है कि भारत आज सोने वाला नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजनीतिक खबरों की।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यही कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो संशोधन आज पेश किए गए हैं उस पर विस्तार से एक तरह से बात की किरण रिजिजू ने, और उन्होंने इस बात को भी साफ रखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को असीमित एक तरह से ताकत मिलती है। जो मौजूदा कानून है, उस मौजूदा कानून में जो संशोधन है वो आज के नहीं है। इनकी सिफारिशें सच्चर कमेटी के दौरान से की गई वो सिफारिशें हैं जिन्हें अब लागू किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये भी कहा कि इस कानून को लेकर ये संशोधन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो संशोधन कांग्रेस ने नहीं करे या 2013 में UPA के दौर में जो संशोधन किए गए हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये सरकार अब वक्फ कानून में उन सुधारों को लेकर आ रही है इन संशोधनों के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर गुरुवार को रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को सदन में पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। इस बिल को पेश करने पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने आपत्ति भी जताई। This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion. विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल का JDU, TDP, शिवसेना के शिंदे गुट सहित NDA के सभी प्रमुख दलों ने समर्थन किया। जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया जाएगा। ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश की है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। जाहिर है अब संसद की समिति वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी
और समिति की सिफारिशों के बाद ही लोकसभा में बिल को सदन के पटल पर फिर से रखा जाएगा। नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों में सुधार को लेकर देश भर से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं दिन भर जारी रहीं, लेकिन लंबे समय से सुधार की उम्मीद लगाए लोगों ने समर्थन में बयान दिए हैं। ऐसे सभी लोगों को उम्मीद है कि विधेयक के जरिए शुचिता और पारदर्शिता स्थापित होगी। भविष्य में होने वाले वक्फ संपत्ति विवाद भी कम हो सकेंगे। जिस तरीके से आमद व खर्च पोर्टल पे डाउनलोड होना चाहिए, उसका हम सपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति करोड़ों अरबों के हिसाब से और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। वक्फ बोर्ड वो एक इंच ज़मीन का भी मालिक नहीं है। काम धार्मिक है, धार्मिक में आप उसको सुधार कर सकते हैं, उस पर आप गवर्नमेंट सुधार कर सकती है। हमको ये देखना है कि उसमें क्या सुधार हुआ है, क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर सुधार होगा तो हम साथ देंगे, अगर सुधार नहीं होगा और सब हम देखेंगे कि वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है और नीयत ठीक नहीं है तो हम उसकी भी मुखालिफत करेंगे। ऐसा कानून बने जो सबके हित में हो, बस हम ये चाहते हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था। इसको अगर सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज़ तकलीफ़ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज़ इस तरह से हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पे उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं, उसका फंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के जो मामले हैं उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की भी प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। तो वक्फ कानून में संशोधन, करीब 40 संशोधन ऐसे प्रस्तावित हैं जिन पर आने वाले समय में चर्चा होगी। हालांकि इस पूरे विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो बड़ी बातें क्या हैं जिनको लेकर संशोधन की बात हो रही है और वो कौन से ऐसे एक तरह से सेक्शन हैं जिस पर विवाद भी है और जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। तो ऐसे ही एक सेक्शन 40 है वक्फ कानून का जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा विवाद भी सेक्शन 40 को ही लेकर है कि क्यों सेक्शन 40 को संशोधन के तहत हटाया जा रहा है या उसकी ताकतों को कम किया जा रहा है। तो उसके लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि सेक्शन 40 कहता क्या है। आइए देखते हैं सेक्शन 40 के तहत वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत के तौर पर दे रही हैं। सेक्शन 40 ये तय करता है कि अगर वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो वक्फ उसके लिए उसको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद उस संपत्ति की जांच करेगा और अगर जांच करने के बाद वक्फ ये पाता है कि उसको अगर सही लगती है इस संपत्ति पर उसका अपना दावा, तो ये वक्फ का हिस्सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति जिसकी भी है, वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता है अपील। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। तो यानी
कि अगर किसी की ज़मीन है, मसलन आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कई ऐसे उदाहरण दिए चर्चा के दौरान, जिसमें एक उदाहरण सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस ज़मीन का भी है जिसे वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये ज़मीन उसकी है, तो इस दावे को एक तरह से इस दावे से आगे अपील करने का कोई और विकल्प नहीं मौजूद है। सेक्शन 40 के तहत वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन की होगी अब व्यवस्था। अब जो संशोधन लेके आए हैं उससे ये तमाम एक तरह से ये रास्ते मिलेंगे। अगर उन संपत्तियों को लेकर विवाद है तो जिलाधिकारी की देखरेख में अब वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा, और सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। जिलाधिकारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, मूल्यांकन और राजस्व की भी एक तरह से जांच करेगा, जिसकी की सिफारिश सच्चर कमेटी में भी की गई थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल से आगे भी अब अपील की जा सकेगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में अब दो महिला सदस्य भी हों, और इसकी सिफारिश भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों में से एक है, जिसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशों में भी ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में और काउंसिल में 2 महिलाओं को शामिल किया जाए, महिला सदस्यों को। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, उसको भी आपके पास लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में जो ये संशोधन है उसके बाद अब क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की है अब से कुछ देर पहले। उस बातचीत को भी आपको दिखाते हैं। आइए एक बार वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की एक बड़ी जीत के बाद हॉकी खिलाड़ियों के साथ अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे इन तमाम खबरों पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से वक्फ कानून में संशोधन, जो 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें कौन कौन से बड़े बदलाव हैं, इस पर विस्तार से हमने देखा। साथ ही साथ अब हम चर्चा करेंगे, इसी पर विशेष आज का हमारा आधारित है, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की जरूरत। इस पर 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर DK दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। और चर्चा शुरू करने से एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ के रूप में नामित हो जाती है तो उसके बाद वो संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। DK दुबे साहब हमारे साथ हैं, अनंत विजय भी हैं। दुबे जी, ये जो 40 संशोधनों की बात हो रही है, कई तरह के एक तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं
ये भी कहा है कि ये पूरा मामला धार्मिक है, इसे कह के कहा गया है कि इसमें बदलाव सही नहीं है। साथ ही साथ कई सवाल उठाए गए हैं सरकार पर भी कि सरकार को इतनी तेजी से क्यों ये बदलाव करने हैं। देखिए रितु जी, एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मामला धार्मिक हो या सामान्य हो, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के जो फंडामेंटल राइट हैं वो राइट नहीं जाने चाहिए। किसी धर्म के नाम से नहीं जाने चाहिए, किसी संस्था के नाम से नहीं जाने चाहिए। अब वक्फ एक्ट में जो बड़ी समस्या आ रही थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी कि वक्फ एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह बना दिया गया है। ऑटोनोमस बॉडी जैसे चुनाव आयोग काम करता है, ऑटोनोमस बॉडी जैसे सीएजी काम करता है, तो इस स्तर पर किसी भी संस्था को उठाकर खड़ा कर देना कि वो बाकी के ऊपर सुपरसीड कर जाए, देश के सिविल लॉस के ऊपर सुपरसीड कर जाए, देश की बाकी प्रोसीडिंग के ऊपर सुपरसीड कर जाए, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या पिछले वर्षों में आई थी। सरकार ने इसमें संशोधन करके ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मेंटेनेबल होना चाहिए। जैसे सेक्शन 40 की आपने बात की कि वक्फ जिस पर रुमाल रख देता है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। उन्होंने अपना इंटरनल बात कही कि भाई ये तो आज से 200 साल पहले हमारे अब्बा ने किसी ने वहां नमाज पढ़ी थी और ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब वो उस पर अपना इंटरनल सर्वे कर लें और उस पर घोषणा कर दें, ये अब नहीं होगा। अगर वक्फ को प्रॉपर्टी कोई मुसलमान देता है, डेडिकेट करता है, तो ही वो वक्फ कहलाएगी। वक्फ ऐवे ही नहीं है कि वो कहीं भी चिन्हित कर ले और अपने आप को वक्फ कह दे और कहे कि भाई हम तो ऑटोनॉमस है, हमारे पास तो ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल में भी वही एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग बैठे हों जो बायस हो जाते हैं कभी कभी रिलीजन की तरफ। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी प्रॉपर्टी है और उसको वक्फ ने घोषित कर दिया, उसके फंडामेंटल राइट तो चले गए, उसके तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी चले गए। इस परिस्थिति में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया जाए? क्योंकि प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे मानी जाए? क्योंकि मुस्लिम समाज में या वक्फ के प्रॉपर्टियों में ओरल ट्रांसफर भी वैलिड था। ओरल मतलब वो तो तुम्हारे अब्बा कह गए या 4 पीढ़ी पहले किसी ने कहा था कि इस पर नमाज पढ़ लेना, तो वो कहते हैं कि उन्होंने उस समय कहा था ओरली, इसलिए प्रॉपर्टी हमारी हो गई। तो अब ये किया है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका डेडिकेशन का डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके बाद म्यूटेशन भी होगा ताकि ये पता लग सके कि वाकई में जिसने डेडिकेशन किया वो ओनर है भी कि नहीं है, कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को लिखकर कह दे रहा है कि हाँ इसको ले जाओ। और इसके बाद ट्रिब्यूनल जाएगी, ट्रिब्यूनल के बाद वो हाई कोर्ट में भी इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी वक्फ की कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय अब इसमें लेकर आए हैं, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, वक्फ को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी दी किसने। वक्फ अपने आप से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड नहीं ले सकता, वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी किसी को देना होगा, वो प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए इस संशोधन की बड़ी आवश्यकता थी, लोगों के फंडामेंटल राइट इसमें जा रहे थे। ठीक, दुबे जी आपके पास भी लौटेंगे। अनंत जी, आखिर क्या वजह है कि 2013 में जब संशोधन हुए तो धर्म के साथ छेड़छाड़ या धार्मिक संस्था के साथ छेड़छाड़ की बात नहीं हुई? डीके दुबे ने बहुत साफ कहा जैसे तमाम संस्थाएं होती है वैसी एक संस्था है ये, और उस संस्था में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव कोई पहली बार नहीं हो रहे। फिर ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, इन्हें लेकर इतनी परेशानी क्यों? रितु जी देखिए, ये वक्फ शब्द जो है ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं। संविधान, जैसे अभी दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संविधान समानता के सिद्धांत की बात करता है और धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार, किसी समुदाय को विशेषाधिकार नहीं देता है। कल को अगर ये वक्फ बोर्ड का जो इतने वर्षों से चल रहा था बगैर संशोधन के, कल को तो हिंदू बोर्ड भी हो जाएगा, जैन बोर्ड भी हो जाएगा, कोई सिख बोर्ड की मांग कर लेगा और जिसको जहां मर्जी होगी उस जमीन पर उसने अपना रुमाल रखेगा और कहेगा ये जमीन हमारी हो गई। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि वक्फ के नाम पर एक महा घोटाला इस देश में चल रहा है। बहुत सारी जो आप देखिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात आप बार बार कर रही हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही कहा गया था कि करीब 5 लाख 4.95 समथिंग लाख वक्फ की संपत्ति है और कुल आय उसकी कितनी है? 100 करोड़। जबकि उस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2005 में जब सच्चर कमेटी बनी थी तब उसकी 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए थी। तो ये कितना बड़ा घोटाला धर्म के नाम पर चल रहा है ये देखना चाहिए।
और विपक्ष जो है वो सिर्फ चूंकि मुसलमानों के लिए इस्लामिक बॉडी है इसलिए मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसमें ना तो मुसलमानों की किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, ना इसमें मस्जिदों पर किसी प्रकार का अंकुश लगेगा, ना इसमें उनकी किसी उपासना पद्धति को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें तो भारतीय संविधान को लागू किया जाएगा और संविधान दिखाकर शपथ लेने वाले सदस्यों को आज संविधान के विरुद्ध बोलते हुए हमने संसद में देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मुझे लगा कि ये तो वोट की राजनीति है, उनको एक समुदाय विशेष को खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को खुश करना है, तो वो उल जलूल बातें कर रहे हैं और उनको शूट भी इसलिए करता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। उनको लगता है कि मुसलमान विरोध का झंडा उठा लो तो वो सीधे सीधे चिपक जाएगा इस सरकार पे। लेकिन कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, उसमें वक्फ में भी शिया सुन्नी का अलग अलग झगड़ा है जी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद, और अभी आपने बहुत अच्छे से वो धारा वो इनके जो आर्टिकल जो भी है 40 में जिसे लेकर उसका आपने विस्तार से वर्णन किया, तो मुझे लगता है कि उसमें अब लखनऊ का केस जैसे उन्होंने बताया कि अब बिटिया और माँ उस संपत्ति पे रह रही है, उसके मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद पता नहीं वो संपत्ति उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट डीएम भी हैं और वो कलेक्टर भी हैं, वो रेवेन्यू के अधिकारी भी हैं, और रेवेन्यू के अधिकारी का वक्फ बोर्ड में न रहना ये तो बड़ी अजीब सी बात है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन देने में न कोई हिंदू आड़े आता है, न मुसलमान आड़े आता है। सांसदों को हम ये मानते हैं कि जब वो चुन कर आते हैं तो पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, न हिंदू के प्रतिनिधि होते हैं, न मुसलमान के प्रतिनिधि होते हैं। अनंत विजय जी महिलाओं का आपने जिक्र किया, तरीके से आप हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास करते हैं। अनंत विजय जी महिलाओं का आपने जिक्र किया तो उस हवाले से ये बताना बड़ा जरूरी भी लगता है कि आखिर सोच क्या है महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस समय ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी उस वक्त भी मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो अपना हलफनामा बाकायदा कोर्ट में जो दिया, दुबे जी अगर उस पर और रोशनी डाल सकेंगे, उन्होंने ये लिखा कि महिलाओं को इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सके, यानी कि अपने निजी जीवन में भी वो ये निर्णय नहीं ले सकती हैं कि उनको तलाक लेना है कि नहीं लेना है या किस विकल्प पे जाना है। तो जब जहालत या यूं कहें कि महिलाओं को इस तरह की सोच होगी, तो ऐसे में डीके दुबे जी जब बोर्ड में या फिर काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी की बात होती है तो हम समझ सकते हैं कि क्यों इतने रिजर्वेशंस हैं महिलाओं को शामिल करने में। वो पूरी सोच की एक तब्दीली की जरूरत है। रितु जी, जो आज पूरा विरोध था उस विरोध का कारण ही यही था कि महिलाओं को आप कैसे उसमें डाल सकते हैं, वक्फ के मामले में महिलाएं मैनेजमेंट कैसे कर सकती, क्योंकि इस्लाम तो अनुमति देता नहीं है महिलाओं को, यहां तक कि आलिम और मौलवी बनने की भी अनुमति नहीं देता। तो फिर महिलाएं इसमें डालकर आपने पूरे इस्लामिक स्ट्रक्चर को भंग कर दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। जबकि भारत तो भारत के संविधान से चलता है और संविधान सेकुलर है, संविधान हिंदू और मुसलमान नहीं है, संविधान सेकुलर है। संविधान में के मातहत हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे बूढ़ा, बच्चा, जवान, पुरुष, महिला, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके पास समानता के फंडामेंटल राइट हैं। अब अगर समानता के फंडामेंटल राइट हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर समानता का है। ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर के रहते हुए जो इस्लामिक कट्टरपंथी लॉ हैं उन पर कहीं ना कहीं हमला होता है, या उनकी जो विचार है उस विचार का पोषण चूंकि नहीं हो पाता और वो उस विचार को पोषित करना चाहते हैं, इसलिए इनको समस्या होती है। बाकी इसमें कोई समस्या का बहुत बड़ा इशू नहीं है। वक्फ के मामले पर अगर आते हैं डीके दुबे जी, आज जब किरण रिजिजू ने ये बताया, किस तरह से सदन में बताया कि 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है, तो वक्फ बोर्ड एक लंबे समय से कई ऐसे दावे करता आ रहा है और किसी एक राज्य तक ये सीमित नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम राज्यों के हाई कोर्ट में ये विवाद उठा है और हाई कोर्ट और हालिया का जो है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मसले को उठाया और सवाल खड़ा किया है कि क्या वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी जा रही है कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कह सकता है। तो ये विवाद लंबा चलने वाला है, हालांकि रास्ता ढूंढा जा रहा है संशोधनों के तहत। इस पर विस्तार से चर्चा और आगे करेंगे, आज समय की कमी है दुबे साहब और अनंत जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इतनी भी चर्चा करने के लिए, शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। संसद से वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया है। राज्यसभा में आज वित्त विधेयक 24 पर विस्तार से चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया है। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी थी। वित्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आवासीय घरों की बिक्री 2023 में सबसे ज्यादा रही। Household savings today will have to include, when you're counting that, you will have to include the other portfolios which are available for small families. So growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. वित्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी की है, जिससे देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। Effective capital expenditure can be pegged at 15.02 lakh crores or 18% over 23-24. So we are continuously, since after COVID, emphasizing and spending higher and higher amounts in capital expenditure. We can always say global challenge and leave it at that. But each one of the challenge has an impact on India, and despite that, since after COVID, with this emphasis given on capital expenditure, whose multiplier effect, whose traction is so much in the economy, which is an established theory that you spend on capital and you reap the benefit of sustained growth, that multiplier effect has sustained India as a fastest growing economy continuously since after COVID. विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थिति संभालने की कोशिश की। हालांकि जब हंगामा बढ़ने लगा तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं दुखी मन से जा रहा हूं। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को जमकर कामकाज देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश की। सदन में इस मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, नॉट ओनली कंसर्न टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। नो, दिस फोगाट, you want to discuss it? Discuss, and who is behind this, and how only 100 grams. Nothing else is going on record. Nothing else is going on record. इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये देश का सवाल है और दुर्भाग्य है कि इसे भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है
और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सदन में विपक्षी सांसदों के रवैये और टीएमसी सांसद के चेयर की ओर चिल्लाने से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज नजर आए। राज्यसभा के सभापति विपक्षी सांसदों के रवैये से आहत होकर सदन से उठकर भी चले गए। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? सदन में विपक्षी सांसदों के रवैये की नेता सदन ने भी आलोचना की। बात प्रश्नकाल की करें तो दोनों सदनों में गुरुवार को कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप शनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। राज्यसभा में दोपहर बाद वित्त विधेयक पर चर्चा पूरी की गई। वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा से पहले ही पारित कराया जा चुका है। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी से विधायी कामकाज निपटाए जा रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी गार्लिक टेस्ट। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। डीडी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुदर्शन पटनायक ने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट PG 2024 की परीक्षा को फिर से शेड्यूल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ये परीक्षा 11 अगस्त को होने वाली है। शराब घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई थी। केंद्र सरकार ने भारत में चुनिंदा श्रेणी की उन दवाओं के लिए जरूरी नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल से छूट प्रदान कर दी है, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।
डेंगू के बढ़ते केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू को लेकर सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अक्टूबर में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार काफी पहले ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी स्थित कैंपस में अगले महीने से पहले अंडर ग्रेजुएट बैच की शुरुआत हो जाएगी। ये जानकारी देते हुए आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंगन बनर्जी ने बताया कि इस साल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है, जिसमें से हर कोर्स में 30 छात्रों को दाखिला मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक फर्नेस कारोबारी अमित गोयल के घर पर गुरुवार को सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने एक बैंक फर्जीवाड़ा मामले में ये कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम जयपुर से यहां पहुंची है। यूनियन बैंक के महाप्रबंधक की शिकायत के बाद उनके घर पर छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 7 और मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भी बारिश देखने को मिली। सुबह कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद दोपहर को झमाझम बारिश हुई। आईएमडी ने पंजाब, पश्चिम गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। उधर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बनी हुई है। न्यूज़ लाइट लॉन्च रैपर निर्माण का रियल हीरो।